हेलो क्लास, गुड इवनिंग सभी को। जैसे कि कल आपको डिस्कस करा गया था कि थर्सडे पहले मेरी क्लास रहेगी और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पहले जो अगर नए बच्चे हैं उनको मैं फिर से इंट्रोड्यूस करा दूं कि मेरा नाम गुलनाज है और हमारी साथ में जो हमारी मैम है साइन इंटरप्रेटर मैम, उनका नाम जीनल है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा और इंट्रो नहीं दूंगी, डायरेक्ट स्टडी पे आते हैं और हम ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी। ठीक, जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि इंडियन जियोग्राफी को 3 भागों में वैज्ञानिकों ने या आपके समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया था इंडियन जियोग्राफी को। ठीक है, पहले क्या था? भौतिक भूगोल। ठीक, सेकंड था, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूं कल का, है ना। पहला क्या था? भौतिक भूगोल। सेकंड था आर्थिक भूगोल। ठीक, एंड थर्ड था मानव भूगोल। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 भागों में जो है इंडियन ज्योग्राफी को अपने समझने या पढ़ने के दृष्टि से 3 भागों में हम डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो भौतिक भूगोल हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भौतिक भूगोल के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, अपने मतलब इंडियन के लिए पढ़ रहे हैं ना, हम ओवरऑल पूरे मतलब यूनिवर्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम पहले किसके लिए पढ़ रहे हैं? इंडियन के लिए पढ़ रहे हैं। तो इंडियन के लिए पढ़ने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल में क्या होता है ना, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? लेकिन मेरी साउंड फुल है। एक मिनट होल्ड करिएगा, एक मिनट। हेलो, क्या अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा टेक्निकल इशू होगा, है ना। ऑफलाइन में मैडम थोड़ा जोर जोर से चिल्लाकर पढ़ा देती थी, लेकिन अभी थोड़ी टेक्नोलॉजी और नेटवर्क सिस्टम की वजह से थोड़ा आप लोगों को इशू हो सकता है, तो ये चीज़ चलते रहेगी। ठीक है, तो प्लीज बोर मत होइएगा, ज्योग्राफी पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमने लास्ट टाइम जो पढ़ लिया था, ठीक है, तो मैडम वही तो पढ़ा रही है, ऐसा नहीं है। आप अगर किसी चीज को बार बार पढ़ोगे तो वो चीज आपके दिमाग में जल्दी बैठेगा, है ना। तो अगर आप पिछले क्लास में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं तो आप उस चीज को और रिवाइज करिए। ठीक है, तो सर थोड़ा सा माइक, थोड़ा आवाज कम करिएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं भौतिक भूगोल। किसका भौतिक भूगोल? भारतीय ज्योग्राफी का, मतलब इंडियन ज्योग्राफी का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में कैसे होगा कि हमारा भारत जो है वास्तविकता, मतलब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी संरचना कैसी बनी। ठीक है, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि ये पूरी पृथ्वी जो है एक मतलब पूरी पृथ्वी है, उसमें जो लैंड्स हैं, क्या पहले से ही भारत भारत बन चुका था क्या? क्या उसकी रेखाएं पहले से ही बनी हुई थी क्या? नहीं ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो बाद में ड्रॉ की गई है, लेकिन पहले क्या था? स्थल मंडल मीन्स एक पूरा लैंड था, एक पूरा लैंड था, उसके साथ समुद्र था। ठीक है, तो ये लैंड अपने आप में कैसे बनी, कैसे टूटी, कैसे सागर या प्रशांत महासागर अपनी जगह पे है कि यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है, यहाँ पे हिमालय पर्वत है, ये सारा चीज भारत के नक्शे के पास कैसे आया, है ना। क्यों?
कि भारत जो है, मतलब भारत के नीचे जो समुद्र है वो ऊपर क्यों नहीं है, या भारत के ऊपर जो हिमालय पर्वत बना है वो हिमालय पर्वत कैसे बना। तो ये सारा चीज हम किसके अंदर पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल के अंदर। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे पर्वत, इसमें पढ़ेंगे पठार, इसमें पढ़ेंगे नदियां, इसमें पढ़ेंगे मानसून, है ना, बाढ़, सूखा। जैसे कि मैंने कल पूरे यूनिट्स आपको लिखाए थे कि हम भौतिक जो है वो भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये कैसे बना, पर्वत अपने प्रारूप में कैसे आया, नदियां कैसी बनी, ठीक है, भारत अपने प्रारूप में कैसे आया, ये सारा चीज जो है वो हम भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इससे पहले कि हम पर्वत, पठार और भारत के तरफ चले, एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दूंगी मैं। ठीक है, एकदम ज्यादा मैं पृथ्वी के बारे में नहीं बताऊंगी। ठीक, हमको जितना जितना अंश चाहिए रहेगा उस पृथ्वी के तरफ से वही मैं पढ़ाऊंगी। एकदम सारा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज होती है। ठीक, तो उतना ज़्यादा आप टेक्निकल लैंग्वेज या प्योर हिंदी लैंग्वेज लेकर आप चलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो जो जो चीज़ मेरे को वहाँ पर ज़रूरत रहेगी वही चीज़ मैं उठाऊंगी। ठीक, मान लो जाए अगर मैं पृथ्वी की बात कर रही हूँ, ठीक है, पृथ्वी की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स पृथ्वी में क्या है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है। ठीक है, तो अगर मैं स्थल मंडल के बारे में पढ़ा रही हूँ तो दैट मीन्स सिर्फ स्थल मंडल को उस चीज से लूंगी, बाकी वायुमंडल और जल मंडल के बारे में मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि एक साथ अगर मैं पढ़ा दी तो आप लोग आगे पार्ट पीछे से पार्ट होंगे। ठीक, तो मैं जो चीज चाहिए रहेगा वही मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये मैं कल नोट करा ली थी, अगर किसी को चाहिए रहेगा तो मैं आपको व्हाट्सएप में मतलब फोटो या आपको मैं शेयर कर दूंगी कि हमारे भौतिक प्रभाग में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको रब कर दे रही हूँ और हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं लाइक इंट्रो। ठीक, तो सबसे पहले मैं जो बोलते जाऊंगी उसको मैं रिपीट भी करूंगी। तो थोड़ा सा, मैं जानती हूँ आप सभी की लिखने की स्पीड बहुत अच्छी है, तो मैं रिपीट करूंगी, आप उसको साथ साथ में नोट भी करते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पढ़ा रही हूँ भौतिक भूगोल के अंदर यूनिट फर्स्ट डालना। ठीक है, यूनिट फर्स्ट डालना, यूनिट फर्स्ट रहेगा भारत का, आप सभी को मतलब ये चीज लिखना है ना, भारत का भूगर्भिक इतिहास। यूनिट फर्स्ट, भारत का भूगर्भिक इतिहास। ठीक है, यूनिट फर्स्ट आप लोग सभी डाल लीजिए। आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो प्लीज बताइएगा। फर्स्ट क्या रहेगा, भारत का भूगर्भिक इतिहास। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम इसको समझने के लिए, भूगर्भिक इतिहास से आपका क्या तात्पर्य हो सकता है। भूगर्भिक, भूगर्भिक मतलब गर्भ मीन्स क्या, कि एक लैंड के गर्भ में ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से भारत जो है वो अपने संरचना या प्रारूप में आया है। ठीक, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, भूगर्भिक का मतलब ये है, भू मीन्स भूमि। ठीक है, भूमि के गर्भ में होने वाली ऐसी कौन सी गति है ये पढ़ेंगे। ठीक है, भूमि में होने वाली या भूमि के गर्भ में होने वाली घटना जिसकी वजह से भारत जो है वो अपने प्रारूप या संरचना में आया है।
ठीक है। तो भारत का भूगर्भिक इतिहास, भारत का भूगर्भ कैसे निर्मित हुआ या भूभाग कैसे निर्मित हुआ, हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको और बेसिक में जा रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट आपको मैं ये बताऊंगी कि हलचल कैसे हुई और किस वजह से, किस हलचल की वजह से ये हुआ है, तो आपको समझ नहीं आएगा। वो हलचल कौन कौन सी है जिसकी वजह से ये चीज हुई है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक, सबसे पढ़ेंगे पहले पृथ्वी का मतलब ग्लोब पढ़ेंगे, पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर को समझेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक जाएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में जब 2 मंथ की क्लास हुई थी तो इतना हम डिटेल में नहीं जा पाए थे। ठीक है, तो पृथ्वी का अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे, आपको मैं एक शॉर्ट में बताई थी, टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, ये दोनों चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भूगर्भिक इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको भावेश सर ने बोला हुआ था कि मैप बिल्कुल आप अपने पास रखेंगे, चाहे वो मैप छत्तीसगढ़ का हो, इंडियन का हो, इंडिया का हो, या फिर आपके पास ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना मैप के हमारा चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या फिर इंडियन का हो, ज्योग्राफी पढ़ना एकदम वेस्ट है। जब तक हमको दिशा का ज्ञान ना हो, हम एग्जैक्ट इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि वो जगह कहाँ पर है। अगर मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ की, नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट हैं इंडिया के, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन से जगह पर कौन कौन से स्टेट बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैप जो है वो आप लोग एकदम रट लो, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे तो हो नहीं बेटा, अब है ना, बचपन में हम सब मैप भर के ही पास हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखो। ठीक, तो चलो थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर के बारे में जानते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पृथ्वी घूमेगी, है ना, पृथ्वी घूमेगी तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो लैंड मास है, मतलब इस यूनिवर्स, मतलब हमारा जो ग्लोब है ना, अगर पृथ्वी घूमेगी तो कहीं ना कहीं वो अंदर में होने वाली प्रक्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो मैं अगर भूगर्भिक के बारे में बता रही हूँ तो इसको थोड़ा सा जान लो। ठीक है, और ये बहुत बेसिक नॉलेज है। कल से आप सभी लोग मैप लेकर बैठोगे। लास्ट जो हम लोगों ने क्लास लिया था, किसी के पास भी एक नक्शा नहीं था भरने के लिए। ठीक है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब मैं बात करती हूं अक्षांश रेखाओं की। सभी को पता होगा अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे इमेजिनेशन का खेल है, आप लोगों के लिए फिलहाल ये एक इमेजिनेशन का खेल है। आप बिल्कुल, जैसे कि मैं पहले भी क्लास में बोली थी, कि आप लोग कल्पना करिए आपके सामने एक बॉल है। ठीक है, बास्केटबॉल या फुटबॉल बना लो। ठीक, कल्पना करो आपके सामने एक बॉल है। ठीक, बॉल के सबसे ऊपरी सतह, ठीक, बॉल के सबसे ऊपरी सतह मतलब ऊपर वाला पॉइंट जहां से, है ना, उसको बोलते हैं क्या बेटा, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, नॉर्थ पॉइंट, उत्तरी ध्रुव। हम एक बॉल को इमेजिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, बॉल मीन्स हमारी पृथ्वी, सबसे ऊपरी पार्ट कौन सा रहेगा हमारा, कौन सा रहेगा, नॉर्थ पॉइंट मतलब उत्तरी ध्रुव। ठीक है, यहां पे क्या रहेगा, सबसे बॉल का सबसे निचली सतह वाला पॉइंट, वो कौन सा रहेगा, दक्षिणी ध्रुव। आप लोग सब इमेजिन कर रहे होंगे इस चीज की, मुझे आशा है कि मैं जो बोल रही हूं
आप प्लीज उस चीज को इमेजिन करो, तो आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बहुत इजीली समझ जाओगे। ठीक, तो जस्ट इमेजिन आपके सामने बॉल है, बॉल के ऊपरी सतह का पॉइंट जो रहेगा वो उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पॉइंट कहलाएगा। सबसे लास्ट वाला पॉइंट रहेगा आपका दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब अक्षांश रेखाएं होती क्या है, आपके बॉल को अगर मैं आड़ी रेखाओं पे खींच दूं, वो आड़ी रेखाएं कौन सी, जो समानांतर हो। समानांतर मीन्स क्या, समान भागों में बटी हुई लाइंस। ठीक है, मतलब अगर इतना गैप है, एक उंगली का गैप है, दैट मीन्स दूसरी रेखाओं के बाद भी एक उंगली का ही गैप रहेगा। उसको क्या कहते हैं, एकदम चालू लैंग्वेज में बता रही हूं मैं आपको। ठीक है, कोई डिग्री विग्री या कोई आपको एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बता रही हूं। ठीक, तो अक्षांश रेखाएं क्या कहलाएंगे बेटा, जो हमारे एक बॉल को या हमारी एक पृथ्वी को समानांतर आड़ी रेखाओं को काटता है, उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। अगर ये चीज लिखना है तो आप नोट भी कर सकते हो, मैं 2 मिनट का या 1 मिनट का पॉज लूंगी। ठीक है, अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं हैं जो पृथ्वी को आड़ी समानांतर रेखाओं में काटती है, उसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ठीक, यहां तक समझ में आया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। अब वैसे तो हमारे पास कितनी अक्षांश रेखाएं पता है, एक पृथ्वी पर, एक हमारे जिस मतलब अर्थ, मतलब एक अर्थ पर हम जहाँ रह रहे हैं उसमें टोटल 179 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, कितनी रेखाएं हैं, 179 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं मीन्स क्या, आड़ी रेखाएं। देशांतर रेखाएं मीन्स क्या, खड़ी रेखाएं। ठीक है, तो पृथ्वी को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने जो आड़ी और खड़ी रेखाएं दी हैं उसे क्या बोलते हैं, आड़ी रेखाओं को क्या बोलेंगे, अक्षांश, और खड़ी रेखाओं को देशांतर। ठीक, अभी फिलहाल हम अक्षांश रेखाएं के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब 179 रेखाओं में सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, 117 अक्षांश रेखाओं में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, सभी को पता है, सभी को। कौन कौन सा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, और उससे भी पहले क्या रहेगा आपका, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, तो इसको आप, मैं फिर से आप लोगों को इमेजिन करने बोल रही हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ पे है, सबसे पहले एक बॉल को बीच से आधा कर दो, बिल्कुल एकदम एकदम आधा, ना उसका आधा, ना मतलब ना आधा ऊपर जाना चाहिए ना नीचे। ठीक है, तो एक बॉल को जब हम बीच से काटते हैं तो वो बीच वाली रेखा या विषुवत रेखा, इसको कहते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक, जब हम किसी बॉल को बीच से काटते हैं तो उस रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं बेटा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, अब इसी के मेन पॉइंट को, है ना, इसके मेन पॉइंट को हाँ, वो एक आप लोग मैथ्स में शायद पढ़े होंगे, त्रिज्या या कोणीय, है ना, ये सारा चीज। तो इसी को सेंटर मान के जब हम बाकी के समानांतर रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, यही हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, तो ये कितनी डिग्री रहेगी, जब हम बीच से काटे हैं तो 0 डिग्री। सबको पता था, लास्ट क्लास में कुछ लोग कंफ्यूज हुए थे। ठीक है, जस्ट उसके कौन सी रेखा आएगी, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सी रेखा होगी, कर्क रेखा। कौन सी रेखा होगी बेटा, कर्क रेखा, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 23.5। ठीक है, 23.5।
अब आते हैं हम नेक्स्ट वाला, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नीचे कौन सी रेखा होगी? मकर रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा होगी? मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री होगी। ठीक है, तो मेरा ये सब कहने का मतलब है, इसमें और भी बहुत कुछ है जो कि हम मानसून के समय में पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव, बॉल इमेजिन करो, उसका सबसे ऊपर पॉइंट जो रहेगा उत्तरी ध्रुव, लास्ट रहेगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और विषुवत रेखा, अगर किसी बॉल को बीच से काट दो तो वो आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाएगा। ऊपर में आपका कर्क रेखा रहेगा जो कि 23.5 डिग्री रहेगा। ठीक है, और नीचे में मकर रेखा रहेगा जो कि 23.5 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये हो गया अक्षांश का एकदम बेसिक पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं हमारे इंडियन में, जो कि बहुत हम लोग बचपन में भी पढ़े थे कि अक्षांश रेखाओं से कितने राज्य, इंडिया के कितने राज्य अक्षांश रेखा से, मतलब अक्षांश रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन भी होता है, बहुत बेसिक है, तो उसका मैं नाम रिपीट कर रही हूं, वो प्लीज आप लोग नोट डाउन करो। पॉइंट है, हेडिंग लिखो, अक्षांश रेखाएं या अक्षांश रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, मैं बोल रही हूं, प्लीज नोट करते जाइए और इसको मेन हेडिंग में डाल लीजिए। अक्षांश रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला लिखिए गुजरात। ठीक, पहला आएगा गुजरात, राजस्थान। ठीक है, गुजरात, राजस्थान 2 हो गए। तीसरा है मध्य प्रदेश। ठीक, ये सब कहाँ आ रहा है? अक्षांश रेखाएं, है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फोर्थ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पांचवा है झारखंड, पांचवा स्टेट या राज्य है झारखंड। छठा स्टेट है पश्चिम बंगाल। ठीक, सेवंथ है त्रिपुरा, सेवंथ है त्रिपुरा, और 8th है मिजोरम। ठीक है, तो इस तरीके से अक्षांश रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, अब आते हैं, ये था बेसिक नॉलेज ऑफ अक्षांश रेखाएं। ठीक, क्योंकि मैं आगे इस मूवमेंट्स के बारे में बात करूंगी तो आपको इससे फैमिलियर होना चाहिए। फैमिलियर में उस चीज के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए भूगर्भिक इतिहास पढ़ने से पहले। ठीक है, अगला चीज हम पढ़ते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक, अब मैंने क्या बताया कि एक बॉल है जिसको हम आड़ा काट दिए थे, अब उसको आप खड़ा काटो, बिल्कुल मिड पॉइंट से 2 टुकड़ा हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या था, जो हमारा देशांतर रेखा है ना, देशांतर रेखा जो है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक फैला हुआ है। एक मिनट इसको रब कर देती हूँ। फिर से एक बॉल को आप इमेजिन करिए, आपके सामने एक पृथ्वी है, बॉल है, आप उसको खड़ा खड़ा क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं, लेकिन ये जो है वो समानांतर नहीं होती हैं। जैसे अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, ये समानांतर नहीं होती है। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। एक बॉल इमेजिन करिए, उसको बीच से काटिए, ये डिग्री रहेगी 0 से 180, मतलब 0 से खड़ा होकर जब पृथ्वी अपना राउंड करेगा तो 180 डिग्री। ठीक है, तो उसको पूरा देशांतर रेखा को, मतलब खड़ी खड़ी रेखाएं जो बांटी गई है,
उसको टोटल कितने डिग्री में, 0 से लेकर 180 डिग्री तक हम उसको डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो देशांतर रेखा ज्यादा नहीं है, इसको हम दो भागों में बांटे हैं। जैसे कि मैंने कहा बीच में है, तो इधर वाली कौन सी रेखा कहलाएगी, पूर्वी गोलार्ध। ठीक, और इधर वाली, मतलब आप अगर खड़े हैं, अगर आप ब्लैक बोर्ड मेरे तरफ देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के आपके कौन से, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या होगा आपका, इमेजिन करिए, राइट हैंड साइड मतलब सीधे हाथ तरफ आपका पूर्वी गोलार्ध, और आपके उल्टे हाथ तरफ क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। इतना समझ में आया कि एक बॉल को बीच से काटा गया है, जिसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, तो देशांतर रेखा, अगर बीच से हम किसी बॉल को या पृथ्वी को काटे हैं, तो उसका सीधे हाथ के तरफ का हिस्सा पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, और उल्टे हाथ वाला हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। क्लियर है? ठीक, अब क्या होता है ना, जो पूर्वी गोलार्ध की तरफ कौन कौन से हमारे देश आ रहे हैं। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध तरफ हमारा आएगा, इसको नोट मत करना, फिलहाल मेरे स्टडी के लिए उतना नहीं है ये, अगर आप कर सकते हो आपकी इच्छा, आप मतलब रिवाइंड करके आप देख सकते हो। तो पूर्वी गोलार्ध में आता है आपका अफ्रीका, एशिया। ठीक है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ओशियन के द्वीप। ठीक है, तो ये सारे चीज कहाँ पे आते हैं, रिपीट करूं एक बार, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ओशियंस के द्वीप, ये सब किस तरफ आते हैं, आपके पूर्वी गोलार्ध तरफ। ठीक है, और आपका जो पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक, ये जो है वो 88 जो परसेंट है वो पानी से डूबा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर प्रशांत मतलब इसके जो पश्चिमी गोलार्ध है वहां पर क्या है, जिसको जल गोलार्ध भी बोलते हैं। ठीक है, ये 88 डिग्री तक, सॉरी 88% भाग जो है वो पानी में डूबा हुआ है। ये बहुत बेसिक नॉलेज था, अक्षांश और देशांतर रेखा। अब मैं इसको हटा दे रही हूँ। ये पहला था जिसके मूवमेंट्स जो है वो हमारे लैंड्स को प्रभावित किए हैं, जिसकी वजह से एक ऐसी घटना हुई है कि देश जो है वो अपने संरचना में आया। ठीक, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखो, भारत को, सॉरी, पृथ्वी में कितने मंडल हैं, कोई बता सकता है? पृथ्वी के भाग या मंडल सबको पता है कौन कौन से हैं? एकदम बच्चों वाला है ये, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और फोर्थ है जीव मंडल। ठीक, ये चार चीजें हैं जो कि हम एकदम बचपन में पढ़े हुए थे, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल। फिलहाल मैं इन लोगों को कवर बिल्कुल नहीं करूंगी, वायुमंडल के बारे में हम मानसून में पढ़ लेंगे। ठीक है, जल मंडल मैं बता दूंगी, बहुत इजी है। स्थल मंडल फिलहाल मैं कवर करती हूँ, जीव मंडल जो है वो हम आगे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ
स्थल मंडल, क्योंकि मैं भूगर्भिक की बात कर रही हूं तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखो। मैं 2-3 पॉइंट क्लियर करवाना चाह रही हूँ, ठीक है? आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होना। पहला है आपका अक्षांश और देशांतर रेखाएं, कि भूगर्भिक इतिहास के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं, क्योंकि ये वर्ड्स उनमें आएंगी, ठीक है? नेक्स्ट है आपका कौन सा, क्या बताने जा रही हूं मैं, ये पृथ्वी के भाग या मंडल, जैसे कि स्थल मंडल, ठीक। अब स्थल मंडल को कितने भागों में बांटा गया है? स्थल मंडल मीन्स क्या, जो हमारी धरती है ना, जहां हम चल रहे हैं, सभी को पता है, बहुत बेसिक चीज है, ठीक। तो स्थल मंडल मीन्स क्या, धरती या पृथ्वी का वो हिस्सा जो क्या है, कड़े या ठोस पदार्थों से बना हुआ है, ठीक। स्थल मंडल, ठीक, जहां पर खनिज और सारे वन, पर्वत, पठार, सारी चीजें उपस्थित है, वो क्या कहलाती है, स्थल मंडल। ये ठोस होती है ना, तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, स्थल मंडल। अब स्थल मंडल को कितने भागों में बटा गया है? स्थल मंडल को बेटा 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे भी आपका इमेजिनेशन पावर आएगा, जो कि आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे, ठीक। एक फिर से बॉल, एक गोल सा बॉल इमेजिन करिए, मान के चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, स्थल मंडल है, ठीक। क्या हम जिसमें चल रहे हैं, क्या उतने ही तक इसकी वास्तविकता है? क्या इस धरती की इतनी वास्तविकता है कि हम इस पे चल रहे हैं? क्या इसके अंदर कुछ भी नहीं है? ये खनिज, ये कोयला है ना, ये सारी चीजें आती कहाँ से है, ये बन कहाँ रही है? तो क्या ये जो हम देख रहे हैं या जिस पे हम चलते हैं, सिर्फ इसकी इतनी ही वास्तविकता है? नहीं, इसके अंदर भी परत दर परत है, और उस परत की भी अपनी वास्तविकता है, ठीक है। उस परत के अंदर क्या है और कैसे लावा बनकर निकलता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक। चलो, तो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे होंगे, मैं आशा कर रही हूँ। सामने रहते तो थोड़ा सा डांट भी खा लेते, लेकिन आप लोग कैमरे के बाहर हो, है ना, तो लेकिन बोर नहीं होना है, और सोना तो बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो एक बॉल इमेजिन करो, अब उसके सबसे अंदर वाले पॉइंट, ठीक है, सबसे अंदर मतलब 4 लेयर बना लो एक बॉल के अंदर, ऐसे गोल अंदर, फिर उसके अंदर गोल, इस तरीके से 4 लेयर, 4 परत बनाओ। एक छोटा सा गोला, उसके ऊपर एक गोला, फिर उसके ऊपर गोला करके हमारे पास 4 होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो सबसे छोटा, अंदर का छोटा गोला, उसको क्या बोलते हैं बेटा, आंतरिक क्रोड़। क्या बोलते हैं? आप लोग सब पढ़े होगे यार ये चीज, ठीक है। आंतरिक क्रोड़, या फिर इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, इनर कोर, ठीक। तो सबसे अंदर या सबसे जो एक बड़ा सा गोला बनाए, उसके अंदर एक और गोला, फिर और गोला करके एक अंदर में हम एक छोटा सा गोला बनाते हैं। उस छोटे से गोले को हम क्या नाम देंगे, आंतरिक क्रोड़, ठीक है। ये चीज समझना बेहद जरूरी है स्थल मंडल को, ठीक। तभी आप समझ पाओगे कि भूकंप के द्वारा कैसे वो लैंड टूटा और भारत जो है अपने वास्तविकता पे आया, ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे अंदर वाले चीज को क्या बोलेंगे, आंतरिक क्रोड़, ठीक है। अब ये आंतरिक क्रोड़ होता क्या है, ये स्थल मंडल का सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। हॉटेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा गर्म वाली जगह, ठीक है। कौन सी जगह, सबसे गर्म वाली जगह, इसका नाम क्या है, आंतरिक क्रोड़, ठीक। आंतरिक क्रोड़, ठीक है, जिसकी डिग्री जो रहती है
5500 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, ताप को हम फ़ारेनहाइट से नापते हैं, तो ये 5500 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना गर्म इलाका या गर्म जगह होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये क्या, सॉरी, ये जो है आयरन और निकिल से बना होता है, ठीक। किससे बना होता है, आयरन और निकिल, मतलब यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक। और ये क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, हार्ड होता है। इतनी ज्यादा गर्म वाली जगह है, इसीलिए इसको धरती का इंजन भी कहा जाता है। किसको, आंतरिक क्रोड़ को। आंतरिक क्रोड़ को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का इंजन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है, पूरे बॉल का सबसे छोटा वाला पार्ट। अब आते हैं हम दूसरे वाले पार्ट पे। इमेजिन कर रहे होगे, होप सो। बिना इमेजिन किए बेटा आप लोग नहीं इस चीज को याद कर पाओगे, तो आप लोगों का इमेजिनेशन पावर ही आप लोगों को याद रखने में मतलब सहायता करेगा, ठीक है। सबसे एक बॉल इमेजिन किए, उसको चार अंदर से ऐसे एक गोला, दो गोला, तीन गोला करके हम ड्रॉ करते, वैसा कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद वाली जगह को क्या बोलेंगे, बाह्य कोण, बाह्य क्रोड़, ठीक है, या फिर आउटर कोर, ठीक। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे बेटा, आउटर कोर, ठीक। ये क्या हुआ, ये भी आयरन और निकिल तो रहता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, आयरन और निकिल रहता है, जिसका तापमान आपको रहेगा इसमें 4000 से 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है, ठीक। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये जब मैं भूगर्भिक इतिहास पढ़ाऊंगी तो पता चलेगा, इसलिए इसको हल्के में लेके अरे क्या पढ़ा रही मैडम, छोड़ो ना वाला हरकत बिल्कुल मत करना, ठीक। तो स्थल मंडल के, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, हम स्थल मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। स्थल मंडल के अंदर मतलब उसको हम कैसे डिवाइड किए हैं, एक बॉल बनाए हैं, उसके अंदर हमको 3 बॉल और बनाने हैं। सबसे अंदर वाला जो छोटा वाला बॉल रहेगा, इमेजिन करना है, ठीक है, उसको बोलेंगे आंतरिक क्रोड़, जो कि आयरन और निकिल से बना है, जो कि सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है। और उसके बाद उसके बाहर वाले बॉल को बोलेंगे बाह्य क्रोड़, जिसकी डिग्री जो है वो कौन सी है, 4000 फ़ारेनहाइट से 9000 फ़ारेनहाइट है। और ये क्या होती है, इसमें भी आयरन और निकिल पाया जाता है, इसमें भी आयरन एंड निकिल पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है मेंटल, ठीक है। आंतरिक हो गया, बाह्य हो गया, ये सारी परत है आपके स्थल मंडल की, ठीक है। नेक्स्ट वाला आता है मेंटल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेंटल, ठीक है। ये क्या होता है, ये सबसे ज्यादा चौड़ी, ठीक है, मतलब अर्थ का सबसे ज्यादा चौड़ी जो सतह होती है वो कौन सी है, मेंटल, ठीक है। ये कितना है, 29,000 किलोमीटर तक फैला है, 2900 ना, 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक। उसके बाद आता है आपका अच्छा, ये मेंटल को हिंदी में क्या कहते हैं, भूप्रवार, भूप्रवार, ठीक है। एंड सबसे लास्ट वाला हिस्सा क्या है आपका, क्रस्ट, जिसको हम लोग बचपन में पढ़े हैं भूपर्पटी, ठीक। अब ये बताने का तात्पर्य क्या हुआ है, ये सारा तात्पर्य क्यों हुआ है, क्योंकि जब भी हमारे धरती में हलचल होगी तो कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। भूकंप सभी लोग जानते हैं,
ठीक है, ज्वालामुखी सभी लोग जानते हैं। तो जब भी ज्वालामुखी आती है तो वहां से जो लावा आता है गर्म, ठीक है, वो कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, क्योंकि हमारे स्थल मंडल के इन परतों के अंदर इतने सारे खनिज पदार्थ है। जब भी ज्वालामुखी होता है या फटता है तो यही चीजें हैं जो जमीन से निकलकर बाहर आती है। तो इन लेयर्स के क्या क्या नाम होते हैं, इन लेयर्स के नाम को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, तो मैं क्या क्या पढ़ाई हूँ थोड़ा सा रिवाइज कर लो। लास्ट एक टॉपिक और रहेगा, उसके बाद भूगर्भिक इतिहास जो है वो मैं मंडे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी लैंड में अगर कोई हलचल हो रही है तो वो किन किन कारणों से हो रही है। ठीक, तो आपका अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, क्योंकि दिन से रात, रात से दिन, समय का, ये सारा चीज का ज्ञान कहाँ से मिलता है हमको, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, स्थल मंडल पढ़े ना, इस स्थल मंडल के बारे में पढ़े, क्योंकि अगर कोई लैंड टूट रहा है तो उसके कौन कौन से लेयर्स उत्तरदायी हैं, जो जिसकी वजह से भूकंप या ज्वालामुखी आ रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से एक कोई लैंड जो है वो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है ना। फिर आपका आएगा नेक्स्ट, जो आएगा सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेट, टेक्टोनिक्स प्लेट्स, जिसके बारे में मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताई थी। ठीक, उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा बता दे रही हूं, बहुत इजी है। हेडिंग डालो टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट आया कैसे, पहले ये देख लेते हैं। 3 वैज्ञानिकों ने, कौन कौन से वैज्ञानिक है, हैरी हस, मॉर्गन और विल्सन, इन तीनों ने मिलकर प्लेट, हैरी हस, मॉर्गन और विल्सन, ठीक, कौन से थे 3, हैरी हस, मॉर्गन एंड विल्सन, तीनों ने मिलकर टेक्टोनिक प्लेट्स का खोज किया। ठीक, अब ये प्लेट जो आया ये कहाँ से आया, प्लेट, ये क्वेश्चन बनता है, प्लेट जो है वो किसके तरफ से आया है, विल्सन के तरफ से। ये शब्द की उत्पत्ति किसने की है, विल्सन ने। ठीक है, प्लेट शब्द की उत्पत्ति किसने की है, विल्सन ने। ठीक, तो इन तीनों ने टेक्टोनिक प्लेट्स पर खोज किया है, जिसमें प्लेट शब्द की उत्पत्ति किसके तरफ से हुई है, विल्सन की तरफ से। अब समझते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट होता क्या है। थोड़ा सा डेफिनेशन वर्ड में बता रही हूँ, फिर आपको एक थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, आप लिखना चाहो तो प्लीज नोट कर लो टेक्टोनिक प्लेट होता क्या है। ठीक, प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष, ठीक है, प्लेटों के, पहले लिख लो फिर मैं आपको बता रही हूं, प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले, प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी या फिर टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। अब ये होता क्या है, ये तो थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज हो गया था, ये होता क्या है चलो देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह है ना, या स्थल मंडल, वहां पर क्या है, प्लेट्स हैं। ठीक है, ये प्लेट्स ऐसे बने हुए हैं। ठीक, मतलब हमारा स्थल मंडल कैसा है, एक
प्लेट्स पे है, ठीक। अब ये प्लेट्स अगर हल्का भी मूवमेंट्स करते हैं एक दूसरे के सापेक्ष, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष हल्का भी मूवमेंट्स करते हैं, हिलते हैं, तो क्या होता है, दो प्लेट्स के बीच में घर्षण होता है, ठीक। दो प्लेट्स के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है। उस घर्षण के द्वारा जो घटनाएं घटित होती हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स। अब घटना घटित हो रही है तो क्या होगा, वहां पे ज्वालामुखी आएगा, भूकंप आएगा। अगर धरती के नीचे अगर कोई मूवमेंट्स हो रहे हैं, कोई चीजें आपस में टकरा रही है, तो हम जिस सतह पर खड़े हैं क्या वो हिलेगी, नहीं हिलेगी ना। तो हमारे भूगर्भिक इतिहास को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स, कि जब हमारे पृथ्वी के सतह पर, स्थल मंडल पर जब प्लेट्स, है ना, प्लेट मतलब समझ गए, ठीक है, एक प्लेट जो है मतलब प्लेट्स के रूप में है वहां पे, वो अगर सापेक्ष गति करती है, मतलब ठीक है, गति करती है, उससे क्या होता है, हमारे धरती पर एक मूवमेंट होता है, चलन होता है या संचलन होता है, उसके द्वारा क्या होता है, भूकंप या ज्वालामुखी आती है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक। इतना जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके सिद्धांत वगैरह भी है, ठीक। ये एक खुद में एक अलग से अपना एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक को हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल मैं भूगर्भिक इतिहास पढ़ा रही हूँ, तो उसको जानने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक। जब इसको हम पढ़ेंगे तो इसको विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है वो भूगर्भिक इतिहास, ये तीन जो है मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इसको और भी आप अपने से पढ़ सकते हो, तो प्लीज मैप जरूर रखना, ठीक। एक नियम ये है कि आप अपने पास मैप जरूर रखोगे, ठीक। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्थल मंडल के बारे में। स्थल मंडल में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, स्थल मंडल को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला कौन सा था, आंतरिक क्रोड़, बाह्य क्रोड़, और फिर कौन सा था, मेंटल, या फिर क्या था, भूप्रवार, और लास्ट जो हम जिस धरती पर चल रहे हैं वो आपका क्रोड़ या भूपर्पटी हो गया, ठीक है। तो स्थल मंडल हो गया, और लास्ट में हमने किस चीज के बारे में पढ़ा, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे मूवमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से भूकंप या फिर जो ज्वालामुखी है, ये किसी भी एक पर्वत को बना भी सकते हैं और किसी भी एक बड़े से बड़े पर्वत को गिरा भी सकते हैं। ये अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं। और आपको ये जान के आश्चर्य भी हो सकता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हिमालय जो है वो इसकी वजह से ही बना है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और मंडे से ये क्लास कंटिन्यू रहेगी ज्योग्राफी की। तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हम कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलो, दो मिनट में भावेश सर, मतलब 2 मिनट का रेस्ट है बस, आप लाइन पे बने ही रहना क्योंकि भावेश सर की क्लास है, ठीक है। चलो।